वॉइस बनेगा, उनकी आवाज बनेगा। जैसे नेता होता है ना, तो नेता बनने की ये कवायद है। तो एक सवाल तो बनता है कि क्या भारत वाकई नेतागिरी है? जैसे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो क्या डंका बजने की हम पोजीशन पे है, या हमारे ये इतने 142 करोड़ लोगों की जो हालत है उसको ही हम नहीं संभाल पा रहे हैं, और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, क्या है? या हम ये अपनी फौज को, बच्चों को वहां भेज देंगे और उनसे काम ले लेंगे, कर लेंगे, वो जो भी जिस हाल में रखे, क्यों गरीब देश है वहां, तो रवांडा, युगांडा, वो छोटे मोटे देश है, उनमें लड़ाइयां भी होती है, उसमें सारा कुछ हो रहा है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर आज का जो हमारा सेशन है वो इस माइंडसेट से है कि जिस आदमी के पास में बहुत ज्यादा धन नहीं हो तो वॉइस कैसे बने। वॉइस बनने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ता है ना। जैसे चीन तो वॉइस बन रहा, धन टिका रहा, वो तो पूरी श्रीलंका को खरीदा हुआ है, आपके आसपास के सारे देश उसके खरीदे हुए हैं, और भी साउथ अफ्रीका में उसने बहुत कुछ, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कुछ अपना जमा रखा है, इथोपिया वगैरह सब जगह जमीन और दूसरा तीसरा सब कब्जे कर रखा है। वहां से रिसोर्स ला रहा है और यहाँ पे वो यूज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहा है, माल वहां से ला रहा है। अब हम कौन सा माल वहां से लाएंगे, ये भी हमारा चिंता है। क्या हम देने के लिए हैं या वहां से ठगने के लिए हैं? भाई एक आदमी से कोई दोस्ती करता है, उसका कोई नेता बनता है, कोई सरपंच बनता है या कुछ बनता है, तो क्या करेगा आखिर वो? तो ये एक बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के मायने हम क्या लगाएं, क्या सोचें हम? मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है डंका बज रहा है, किस पे, कहाँ बज रहा है, कौन बजा रहा है डंका हमारा? क्या हम हैं वाकई लीडरशिप का हम कर रहे हैं? ये मोटी मोटी सी बात है। तो वीरेश जी ने आज कहा कि मैं काफी कुछ बोलूंगा, तो वीरेश जी आप अपनी बात को रखो, फिर हम जितने भी साथी जुड़े हैं आपस में अपने हिसाब से, मोटा मोटा एरा यही है कि भाई ये है। और सेशन चूंकि अब रिकॉर्ड होने से लग गया, पहले थोड़ा लिंक नहीं था जुड़ा हुआ, ग्लोबल ये जो है ये रिकॉर्ड का सिग्नल है। तो वीरेश जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बात को बिल्कुल डिरेल मेथड में नहीं, वाकई हम भारत की औकात, भारत का सिस्टम, भारत की जनसंख्या सारे कुछ समाहित करते हुए अपनी बात। जी 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 देखिए, भारत जो है वो संपदाओं का देश है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और एकमात्र यही खूबी भारत की है विश्व की नज़र में, और वो आज से नहीं सदियों से रही है कि भारत संपदाओं का देश है। कृषि संपदाएं हों, चाहे हिमालय की संपदाएं हों, चाहे यहाँ के मणि रत्न हीरे जवाहरात और ये सब, और समुद्री संपदाएं, सब कुछ संपदाओं का मालिक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जनसंख्या प्रधान देश है, तो एक ये उपभोक्ताओं का देश भी है, कंज्यूमर्स का देश भी है। तो जाहिर है कि पूरे विश्व की जो शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां, उनकी नज़र यहाँ होनी स्वाभाविक है। आपने कहा कि जो नया एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड वास्तव में चेंज हो रहा है, और वो चेंज जो आई है वो 2015 से मैं देख रहा हूँ कि 2015 से उस चेंज की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत क्यों है, इस पे मैं आज रोशनी डालना चाहूँगा, जिस पे बहुत कम लोगों की नज़र है और चुनिंदा लोगों की नज़र है। मैं तो ये कहूँगा, मैं इत्तेफाक से कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, और उन डॉक्यूमेंट्स में आता है एक डॉक्यूमेंट ACYPL, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स। और आपको ताज्जुब होगा कि 1993 में माननीय मोदी जी जो हैं, वो ये एक इंस्टीट्यूशन है ACYPL, अमेरिका में स्थित है, शिकागो में, और इसके 1993 में मोदी जी स्टूडेंट रहे हैं। मैं एक और लिस्ट मैंने देखी, एल्यूमिनीज ऑफ ACYPL के एल्यूमिनीज, यानी जो छात्र, पुराने छात्र रहे हों, उनकी बात है। वो लिस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, तो लिस्ट पढ़ने के बाद देख रहा हूँ कि दुनिया के अलग अलग देशों के गवर्नर, आपके सेक्रेटरीज, जो टॉप की पोस्ट हैं, उन पे वो सब हैं, कोई विदेश मंत्री है, और 2 लोग जो हैं प्रधानमंत्री हैं, जिनमें हमारे माननीय मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। उस लिस्ट में ये 2 नाम भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी G20 का जो सम्मेलन हमारा हुआ है, बिल्कुल सही आपने चर्चा करी, इस G20 सम्मेलन ने सारी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर करके रख दी। और इसने बताया कि जो ओल्ड सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट को पकड़ के अभी तक चाइना उस पर काम कर रहा था, और जो अपना
ये है समुद्री, उसमें कौन सा सी पड़ता है, चाइना सीज, इसमें पूरा कब्जा दक्षिण चीन सागर में पूरा कब्जा चीन ने किया था। और ये इसका कब्जा जो है श्रीलंका पे और दूसरी जगह अरब देशों पे, इधर समुद्र पे इसने बहुत बड़ा कब्जा किया। और एक रूट जो है ये अपना चाइना से पाकिस्तान होते हुए ये अरब कंट्रीज तक ला के वहाँ छोड़ रहा था, कि जो पुराना सिल्क रूट जाता है यूरोप के लिए, जो रास्ता जाता है समुद्री रास्ता, उस पर ले जाके छोड़ने वाली बात थी। अब चाइना वास्तव में अब से पहले 2015-16 तक अपना वर्चस्व जो है ये ट्रेड में कायम कर चुका था दुनिया के अलग अलग देशों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि G20 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, G20 के समापन में आपने देखा कि रूस और चाइना शामिल नहीं हुए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। और कारण ये था कि जो ACYPL के एल्यूमिनीज हैं, इन लोगों ने एक अपना संगठन बनाया है और उस संगठन को बेस रखते हुए एक नया रूट बना है शिकागो टू इंडोनेशिया। जहां शिकागो में ACYPL है, वहां इंडोनेशिया में एक संगठन है साउथ ईस्ट एशिया यंग पॉलिटिकल इंक्लूसिव। ये संगठन जो है वहां पे है, इसका एक कार्यालय वहां है। मैं तीसरी आपको घटना बतानी चाहूँ, दो तो चीजें ये बताई, तीसरी घटना आप देख रहे हैं गाजा पट्टी में हमला होना। अचानक बिना किसी कारण के जो हमास है वो हमला करता है इजराइल पे, बदले में इजराइल करता है, और जिसमें गाजा पट्टी का 2/3 हिस्सा लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और इजराइल का भी एक हिस्सा बर्बाद हुआ है। जब आप नक्शा देखोगे, ग्लोब का नक्शा देखोगे उठा के, तो आपको पता चलेगा कि ये सिल्क रूट जो है गाजा पट्टी और इजराइल से होके गुजरता है। और इस इजराइल और गाजा पट्टी में इसका सेंट्रल मुख्यालय बनना है, जो नया ट्रेड है, जो नया ट्रेड रूट है, जो नया आर्थिक कॉरिडोर है, इसका मुख्यालय जो है मेन मध्य मुख्यालय वो आपका गाजा पट्टी इजराइल में बनना है। क्योंकि इजराइल, आपको पता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा, यहाँ के जो लोग हैं वो हर देशों में करीब करीब रहते हैं, और व्यापारी तबका है, जितने यहूदी हैं इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, और वो सारा यहूदी साम्राज्य जो है एक प्रकार से वो खड़ा हो रहा है, और उसके लिए यहाँ जमीन तैयार करी गई। इसको डिस्ट्रॉय करके रिहेबिलिटेशन के नाम पे कॉरपोरेट के बड़े बड़े ऑफिस यहाँ कायम होंगे, तो वो भी इसका एक सबूत है। दूसरा प्रमाण मैं अपना आपको देना चाहूँगा कि अडानी ने भारत के करीब करीब जितने कोस्टल वो हैं अपने यानी आप कहोगे इनको जो अड्डे हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, वो सारे अडानी के कब्जे में आए हैं। एक प्रकार से वो अमेरिका की शह पे ही आए हैं। और अभी एक परिवर्तन आप देखोगे कि चाइना ने जो कोलंबो में जो कब्जा किया था, वो कब्जा हटा के वहाँ अडानी ने अपना कोलंबो में एक सी पोर्ट बनाया है। यानी जितने गुजरात, आपके महाराष्ट्र और केरल के जितने कोस्टल एरिया हैं, उन सब पे होते हुए कोलंबो, और कोलंबो से इंडोनेशिया तक ये एक रूट क्लियर हुआ है, नया रूट जिसको मैं कहूँगा जो आर्थिक कॉरिडोर है, ये तैयार हुआ है। और G20 में नए देश जो शामिल किए गए हैं, उसमें नॉर्थ कॉन्टिनेंटल अफ्रीका और मिस्र और ये UAE के सारे देश, और आगे इंडोनेशिया, ये पूरी रूट जब आप देखोगे तो सारा वही रूट इसमें लाया गया है जो नए G20 में शामिल हुए हैं। सवाल उठता है कि यहाँ मोदी जी का हमारे या भारतवर्ष का क्या रोल है। ये केवल एक युद्ध करने की चीज है, क्योंकि जो नया बनने जा रहा है, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में भारत बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। और जाहिर है जरूर बनेगा, क्योंकि दुनिया भर का जितना पैसा है वो यहाँ आएगा, ये सेंटर रहेगा, बड़ा आर्थिक सेंटर रहेगा अमेरिका का। बस फर्क ये हुआ है कि पहले जहाँ हम रूस के साथ में मिलके खुद से अपनी तरक्की कर रहे थे, वहाँ आज हम बिल्कुल G20 के साथ से मिलके अमेरिका के अधीन एक हम उसके एक सब्सिडियरी अपने बन चुके हैं, जो उसकी एक अधीनस्थ बॉडी है, भारत वो बन चुका है आने वाले समय के लिए। अब इसमें देखना हमें ये है कि हमारा किसान, मजदूर और जो व्यापारी तबका है छोटा मध्यम, वो कहाँ टिकेगा, वो कहाँ रहेगा जब शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी, मेगा इंडस्ट्रियाँ। खेती का जो है वो पूरी का एक किस्म से आप देख ही रहे हैं कि क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, 55 क्लस्टर में बांटा जा रहा है पूरे देश को। तो इस तरीके से 55 खेती की जाएंगी, 55 तरह की, तो वो एक कॉरपोरेट खेती होगी। तो इस सब के बीच में हम किसान लोग कहाँ टिकेंगे। पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आ रही है, वो केवल अंबानी को बढ़ावा दे रही है। अभी ममता बनर्जी ने अपना कलकत्ता का जो पोर्ट है वो उसको दे दिया अंबानी को, अडानी से छीन के।
फर्क कुछ नहीं हो रहा। विपक्ष आएगा तो अंबानी बढ़ेगा और ये रहेंगे तो अडानी बढ़ेगा। विपक्ष से मतलब कांग्रेस अगर आएगी तो वो होना कॉरपोरेट को स्ट्रेंथन है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, ये बड़ा सवाल मैं अपने संबोधन के साथ आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं कि नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और नए आर्थिक कॉरिडोर में भारत के हम किसान लोग, आम लोग कहाँ टिकेंगे, इस पे आज की अपनी चर्चा मैं समझता हूं कि हमारी रहेगी और हनुमान राम जी इसी पे आगे रोशनी डालेंगे। धन्यवाद। नहीं वीरेश जी, एक बात से मैं असहमत हूं आपकी बात से। भारत एक आर्थिक हब होगा या भारत एक कंज्यूमर का हब होगा। लोगों ने चाहे जिसको आप सिल्क रूट कह रहे हो, पुराना OROB आजकल का नाम है, और चारबाग बंदरगाह हमने भी अफगानिस्तान में टांग अड़ाई है, लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम इस लोकल में हम मानव केंद्रित विचार, ये जैसे इन्होंने आप लोगों को मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा उसने मोदी ने ये बात भी कही है कि मानव केंद्रित कर रहे हैं हम। अब मानव केंद्रित के मायने क्या है, ये सवाल है कि क्या बाहर के लोगों के लिए हम सारे पोर्ट खोल रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए हम सिल्क रूट का बड़ा OROB का खोल रहे हैं, बाहर के लिए हम कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ साउथ ग्लोब हो रहा है, हम ये कर लेंगे। क्या ये इस पोजीशन पे है कि भारत का आदमी बैठा बैठा चुपचाप देखेगा और भारत की लीडरशिप जो है ये समझौते करेगी, मल्टीलेटरल करे या बाइलेटरल करे, और धन जो है कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में चला जाएगा? तो आर्थिक हब हम बन नहीं सकते। आर्थिक हब बनने वाले बनेंगे, हम एक कठपुतली की तौर पे हम रहेंगे, ऐसा मेरा सोच है। अब मैं राम प्रसाद जी आपको लेऊंगा और आप बिल्कुल एक खड़ी भाषा में अपनी बात को रखो। बात इस बात के लिए रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो भी है, वो मानव केंद्रित कम है, प्रकृति केंद्रित कम है, वो केंद्रित है व्यापार। और किसी भी रास्ते से व्यापार चले, चाहे दुनिया पूरी मर जाए, लेकिन व्यापार चलना चाहिए। चीन और भारत का व्यापार चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे ही हो जाए। अमेरिका और ये आपस में 3-3 4-4 इनके नेता आएंगे, पहले छोटा आएगा, बड़ा आएगा, लेकिन व्यापार की ही बात करेंगे। पूरी धरती पर 9 अरब की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सुख समृद्धि और इस मामले में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का मतलब है कि वो बड़े गरीब देश हैं। उन गरीब देशों में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री वॉइस बनने को लिए कह रहे हैं कि मैं आपका वॉइस बन रहा हूँ। वॉइस बनने के पीछे चीन उनकी वॉइस ऑलरेडी बना हुआ है, चीन वॉइस बना हुआ है, भारत उसकी वॉइस बन रहा है, अमेरिका पीछे से लगा रहा है कि तुम जो है देखो वहां उनका देखो। तो क्या वाकई वो उनको लूटने के लिए जा रहे हैं कि उनको सुखी करने जा रहे हैं? ये कहिए भारत का हाल है। कोई ये साउथ ग्लोब और भारत में फर्क नहीं है। हमने एक झूठी शान खड़ी कर रखी होगी, लेकिन गरीबी यहाँ भी बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है। इन सारी परिस्थितियों में ये जो विकास का नाम, ये समझौते, ये डेवलपमेंट, ये विश्व गुरु, ये सारे एजेंडा पड़े हैं एक साइड में। तो इस मामले में राम प्रसाद जी ये बताइए, आखिर ये मानव सभ्यता सुख लेवल पे रहने के सिवाय हम अपने वोट का या हमारा आइडियाज या हम इस दिशा को ही नहीं दे पा रहे हैं। हम इस बात पे तालियां पीट रहे हैं कि हम हमारा वहां पे साहब वहां पे इनका विश्व में डंका बज गया। अब डंके से मुझे क्या लेना देना? आम आदमी और गरीब को डंके से क्या लेना देना? वो डंके से करेगा क्या वो आदमी? हाँ, यहाँ सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, खुशहाली हो, वो कोई आइडिया है क्या यहाँ? या हम सिर्फ व्यापार है कि चारबाग बंदरगाह खोला तो वहां पे ये आगे साहब अफगानिस्तान वाला दूसरा ग्रुप आ गया, वहां आ गया तो चारबाग में चाबी कस गई हमारी। हमने पैसा लगाया, हमारे अफगानिस्तान में बहुत लोग इंजीनियर गए, वो गए, दो कई मरे, मेरे साथी मरे 1-2। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि हम देखें तो हमारी लीडरशिप या ये दुनिया आदमी की कोई परवाह नहीं कर रहा, प्रकृति की कोई परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ पैसा धन इकट्ठा करने का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से हम कहाँ कहाँ खड़े हैं? इस बात पे राम प्रसाद जी अपनी कोई बात को हाँ, सुवालाल जी आप आइए, स्वागत है आपका। राम प्रसाद जी, सोशियोलॉजी के मॉडल पर कहिए कि धन इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, मानव कैसे जिएगा, इस पे अपनी कोई बात को कहीं आप रखिए। सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। बात ऐसी है सर कि हम तो
जो अधिकांश हमारी देश की जनसंख्या है वो गांवों में या ढाणियों में रहती है, उसका न तो हमारे लीडरशिप से कुछ लेना देना है और न इस देश से लेना। हमें तो वो परोसा जा रहा है जिससे हमारा समय, ऊर्जा और धन फालतू बर्बाद हो। हमारे पास में ऐसी कोई लीडरशिप आज बची नहीं है कि जो अपना मुद्दा लोकसभा में या विधानसभा में दम के साथ में रख सके। हमारी लीडरशिप तो पिछलगु मात्र है, और जो लोग इस व्यवस्था में घुसे हैं वो अपना वर्चस्व बनाने तो उनका सवाल ही नहीं, लेकिन वो अपना अस्तित्व वहाँ टाइम पास या गुजारा करने के लिए अपना अस्तित्व तो वो खड़ा कर लेते हैं हमारे नेता, लेकिन हमारे बारे में उनके मन में कोई चिंतन नहीं है, न कोई विजन है, वो ऐसे ही चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें तो अपने स्तर पर यही कर सकते हैं। मेरा छोटा सोच है, मैं ये सोचता हूँ कि या तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इस व्यवस्था में घुसे, और जो घुसे हुए हैं वो हमें जानकारी दे हम कैसे घुसे, या फिर हम अपने खर्चे कम कर दें। जैसे आपका विजन है, हमारा भी साथ में है कि भाई अवॉइड मार्केट या सामाजिक सहकार से अपना जीवन जी सके, ये तो हमारे बस की बात है, लेकिन आज तो वो भी हमारे हाथों से जा रही है, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे ही उन लोगों के बहकाव में इतने आ चुके हैं कि हमारे बुजुर्गों की सुनते हैं और ना हमारी कोई चिंतन है उनका। वो तो सिर्फ दौड़ रहे हैं, बह रहे हैं, कहीं नशे में बह रहे हैं या किसी नेता के पीछे बह रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा सोच है सर कि हम अपने खर्चे कम कर दें, हम अपना लोन लेना बंद कर दें, अपनी जो भी पीढ़ी आ रही है उसको अच्छे संस्कार दे करके इस व्यवस्था में इस प्रकार ट्रेंड करके घुसाएं कि उस व्यवस्था में वो घुसे, वहाँ काबिलियत हासिल करे, और फिर भी उस व्यवस्था में हमारे अपने लोगों को जोड़े, जिससे कि हमारा कारवा उस व्यवस्था में जा सके। बाकी ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हो रहा है वो सिर्फ व्यापार के लिए हो रहा है, न उनको प्रकृति से लेना है, न मानवता से लेना है। वो हमारे को तो स्प्रे करके खत्म कर दे अगर हम उनके उपभोक्ता नहीं हो तो। वास्को डी गामा 1498 में जब भारत आया था, और जाते समय उसके साथ में हमारे राजा जमोरिन ने 100 नाविक भेजे थे कि उसके नाविक मर गए थे। तो उसने जो ही वो पुर्तगाल आने लगा तो एक एक करके उनकी कत्ल करके समुद्र में फेंक दिया। तो वो उस समय इतने क्रूर थे, तो हम इनसे भलाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अपना खुद का स्टैंड, अपना जागृति अभियान गाँव में चलाएं, ढाणी में चलाएं, और बचाव ही उपाय है, उसके बाद में हम आगे का मुकाबला करें। मेरा ऐसा सोच है। धन्यवाद। चलो राम प्रसाद जी, आपकी सोशियोलॉजी का कंसेप्ट ये आया कि हम, क्योंकि बाजार बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के साथ में सारे देश सेक हैंड के अंदर रहेंगे, और हम किसी की वॉइस बनेंगे, कभी डंका बजाएंगे, कभी विश्व गुरु बनेंगे, ये आइडियाज तो चलेंगे ही। चीन भी बड़ी शांति से अपना पैसा धन कमा रहा है, धन से साम्राज्य बढ़ा रहा है, अमेरिका अपने तरीके से कुछ कर रहा है। कुल मिला के इस मानव को उस तरीके से नहीं, सुख शांति समृद्धि के लिए कोई भी वर्ल्ड लेवल का जो मॉडल है वो ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें हम शांति से आनंद से जी सकें। चाहे WTO हमने बनाया खाने पीने के लिए, तो वो भी व्यापार में चला गया। चाहे हमने IMF बनाया तो वो भी धन कोई लोग लेकर के भाग लिए। कोई हमने ऐसी कोई यूनाइटेड नेशन की संस्था बनाई तो हमने नाटो और ये बना करके लोगों पे धौंस तान के ये काम कर लिया। कुल मिला के ये है कि आदमी सुखी शांति और उसकी खोज के लिए किसी भी प्रकार का मॉडल आज की इस दुनिया के अंदर नहीं आ रहा है। हम यदि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की परिकल्पना भी करें तो ग्लोबल साउथ के अंदर जैसे हमारे PM कह रहे हैं कि हम इनका भला कर देंगे, हम ये कर देंगे। चीन भला करने के लिए ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है, दूर से भी कह रहे हैं भला कर देंगे, तो हम उनको क्या सुखी रहने देंगे या भला करेंगे? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये बचाव ही उपाय है। मार्केट को यदि क्रश कर दिया जाए, हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये पॉसिबल की कोई बात लगती नहीं है इस स्थिति पे। सुवालाल जी जुड़ चुके हैं, एक कुछ स्टडी करके भी आए होंगे, डॉक्यूमेंट हमने भेजा है। सुवालाल जी, हम सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी को क्या क्या मानव किसके लिए ये कुछ समझौते हो रहे हैं, चाहे ब्रिक बन रहा है, चाहे कोई भी कुछ हो रहा है, या जब जितने भी G20 हो रहे हैं वो कर रहे हैं, या ये व्यापार को अपने आप में जमाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये सारे हो रहे हैं। तो व्यापार और मानव की सुख समृद्धि के बीच में बड़े गैप हैं।
व्यापारी अपने लेवल पे सोचता, पूंजी नफा उसके माइंडसेट का, उसका अपना काम है। तो हम वॉइस बन के जा रहे हैं, तो क्या करके तीर मार के आएंगे। हमारे सम्मेलन होंगे सालाना, ये भी घोषणा कर दी हमारे प्रधानमंत्री ने। दूसरा ये ग्लोबल साउथ का प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई, मैंने आपको संसद में जो डिस्कशन हुआ उसका डॉक्यूमेंट भेजा और हमने उसको पढ़ा। तो मेरी एक चिंता हुई, मैंने कहा यार ये आदमी के लिए हो रहा है, व्यापार के लिए हो रहा है, और व्यापार वैसे आदमी के लिए इनडायरेक्टली तो, लेकिन वो पैसा एक तरफ एक जगह जा रहा है, ये ऐसी व्यवस्था कॉरपोरेट जगत की बनी हुई पड़ी है। तो सुवालाल जी, इसमें आप अपनी बात को रखें, फिर मैं फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, वाईके साहब जुड़े हुए हैं, शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बैंक मैनेजर हैं, आज ही नए जुड़े हैं। वाईके जी आप अपना माइक वाईके जी बंद करें, फिर मैं आपको भी लेऊंगा। तो सुवालाल जी आप अपना विश्लेषण दो। थैंक यू सभी को। मैं लेट से जुड़ पाया क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे, अब क्या करें, संडे है तो आ गए। देखिए, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो भारत इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को जिस तरीके से देख रहा है, वो याद आ रहा है मुझे, एक तरीके से कॉपी हो रही है जो नेहरू और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहा है। तो मोदी जी अपने आप को नेहरू की तरह समझते हैं, और जैसे भारत आजाद हुआ तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो देश को संभाला और देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभाला। ऐसे 2014 से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बनते हैं तो उनको भी लगा है कि मतलब कि आजाद हुआ है देश एक बार और, तो वो वैसा ही माहौल बना रहे हैं, वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं दुनिया का मतलब कि नेहरू बन जाऊं आज। और नेहरू की तरह ही भारत उस समय जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब कि लीडर बना था, वैसा भारत भी है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाए, ये है। तो अब देखिए, उस समय तो आइडियोलॉजी ज्यादा रोल करता था और आज है वो इकोनॉमी ज्यादा रोल करती है। तो जब तक आपके पास आइडियोलॉजी है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो भी आइडियोलॉजी के साथ हो जाता है और वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं साथ में। लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा है जो चेंज होता रहता है, और इकोनॉमी में क्या होता है कि जनता को भी देखना पड़ता है, उस देश की जनता को भी देखना पड़ता है कि भाई इस इकोनॉमिक संबंधों के साथ ही हमारी जनता को क्या भला हो सकता है। आइडियोलॉजी में ऐसा जरूरत नहीं होती है, आइडियोलॉजी में जनता अपने आप जोड़ती है, लेकिन इकोनॉमी में जोड़ना पड़ता है। तो जब इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करता है तो ये एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि जो मिनरल रिसोर्सेज जो बच्चे हैं वो अभी ओशियन कंट्रीज या जो आइलैंड कंट्रीज है या उन लिटोरल स्टेट है उन्हीं के पास बचे हैं। और ये अभी तक भी दुनिया में टूरिज्म के नाम पर या एक ये कहे सी फूड के नाम पर मतलब अपनी इकोनॉमी को चला रहे थे। अब दुनिया के बड़े देश है, उनको मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, क्रिटिकल मटेरियल चाहिए, और वो अभी यहीं बचे हैं जो आइलैंड कंट्रीज है या ये जो दूसरे कंट्री आते हैं, मतलब समुद्र और महासागरों से घिरे हुए हैं। तो वहां पर ये रिसोर्सेज को प्राप्त करने की ही एक तरीके से ये एक्सरसाइज हो रही है, और इसको एक नाम दिया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल मतलब प्लेटफॉर्म है कि सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज की समस्याएं एक ही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, वो एक ही है समस्या। लेकिन उसका समाधान एक तो नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल साउथ या जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है वो एक समाधान तो नहीं दे पा रहा है। देखिए, यहाँ जो स्थिति है आज के समय दुनिया में,
तो मेरा तो ये मानना है कि जो मिनी मल्टीलेटरलिज्म जो होता है, जैसे 4-5 कंट्री है, वो एरिया विशेष, मतलब चाहे वो इकोनॉमी हो या मेरीटाइम सिक्योरिटी हो या कोई और है, उस पर एक कोऑपरेशन रखे। तो इसी तरीके से क्षेत्र विशेष का भी मतलब कि मिनी मल्टीलेटरल बन जाता है कि कोई जैसे इंडियन ओशियन है तो उसका एक क्षेत्र विशेष का मिनी मल्टीलेटरल बन जाता है। लेकिन ये एक समाधान है आज के समय में इकोनॉमिक और जो क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर एक तरह से क्षेत्रीय रूप से एक सहमति होना और अपना एक एजेंडा रखना। लेकिन जो भारत है वो दुनिया का लीडर बनना चाहता है। ये है विश्व गुरु मोदी जी बने और भारत विश्व गुरु का नेतृत्व करे। सुवालाल जी मैं इंटरवेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप एक सेकंड के लिए। भारत इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइस कर रहा है उनके फेवर में या लीडरशिप में कर रहा है? लीडरशिप के पास अपने पास कितना सम्मान है? इकोनॉमी के अंदर चीन उधर से माल ले जा रहा है तो भारत ले जाएगा क्या? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भारत का आखिर मंशा क्या है? भाई आप लीडर बनना चाहते हो तो आप क्या पैसे दोगे उनको, या कोई ऐसी आपके पास में कौन सी कला है, या वहां से रिसोर्स ला रहे हो? जैसा आपने कहा कि इकोनॉमिक कंसेप्ट पे वहां पे आइलैंड से लाएंगे, तो क्या वाकई हम ले पाएंगे? चीन की प्रतियोगिता में कहीं हैं हम? इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है कि इकोनॉमिकली देखिए, जो आपने कहा कि सम्मान है कि नहीं भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, रेस्पेक्ट, सम्मान, रिकॉग्निशन जो होता है, जो नेहरू के टाइम में था वैसा, देखिए वैसा तो है नहीं। देखिए मैंने कहा कि या तो आपके पास एक मजबूत आइडियोलॉजी हो तो कंट्री या सम्मान दुनिया का के देश मतलब साथ में मेरा सम्मान का मतलब शक्ति से है। क्या भारत में वो हाँ, क्षमता है? देखिए मैं समझ रहा हूँ, मेरे को पता है कि सम्मान और शक्ति है वो साथ ही चलती है, कोई अलग नहीं होती है। तो इकोनॉमी क्या है कि वो शक्ति है आज के समय में, और पहले आइडियोलॉजी होती थी शक्ति या सम्मान उसी से मिलता था। अब ये है कि आपके पास इकोनॉमी के रूप में डिलीवरी कैपेसिटी है कि नहीं। इंडिया की अभी जो दुनिया से वादे करे और या देशों से वादे करे और उनको पूरा करे इकोनॉमिकली, वो है नहीं क्षमता भारत में। तो भारत की जो डिलीवरी कैपेबिलिटी है वो कमजोर है। उसको जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक आप इकोनॉमी के जो फायदा लेना है या दुनिया को इकोनॉमिकली रूप से लीड करना है वो मुश्किल है। अब देखिए चाइना में डिलीवरी कैपेबिलिटी चाइना की है, इसलिए दुनिया को लीड करता है इकोनॉमिकली रूप से। भारत है कि वो भारत एक काउंटर बैलेंस की वाली पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी को काउंटर बैलेंस करना है चाइना को लेके, या जो पॉलिटिकल या सिक्योरिटी को लेके, तो काउंटर बैलेंस की पॉलिटिक्स इंडिया कर रहा है और इसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिया ही इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है, ये तो पीछे से सपोर्ट किया गया है, क्योंकि जो क्वाड सिक्योरिटी फोरम है वो फेल हो रही है। तो अब भारत को क्या है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि आप कम से कम पॉलिटिकली या इस नाम से तो चाइना को एक से काउंटर बैलेंस तो करवाइए, हेल्प करिए। तो ये ऐसा हो रहा है। बाकी इकोनॉमिकली रूप से इंडिया नहीं कर सकता है, वॉइस नहीं बन सकता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की इंडिया। और आज के दुनिया में खासकर ग्लोबल साउथ में वो ही लीडर बन सकता है या उसी देश की वॉइस या शक्ति बन लीड कर सकता है जिसके पास इकोनॉमिक पावर हाउस हो, जो डिलीवरी कैपेबिलिटी रखता हो, वो कर सकता है। अब भारत और चाइना का तो कंपेयर कितना कर सकते हैं, आप सभी जानते हो। ठीक है सुवालाल जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया। वाई के शर्मा जी, आप कोई इंटरवेन इस मुद्दे पे करें कि इकोनॉमिक मॉडल और सोशल मॉडल दोनों चल रहे हैं। भारत किस माइंडसेट से लीडरशिप वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनने की बात को कह रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम वॉइस बनेंगे किसी की।
माइक माइक आप अनम्यूट करिए शर्मा जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए पहले, फिर आपकी आवाज हमारे पास पहुंच। हाँ हमारी अब बोलिए। हमारी आवाज हाँ आवाज आ रही है अब। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं आज अभी ये इस विषय के ऊपर कोई मैंने अध्ययन किया हुआ नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ लोगों का, आप सब लोगों को सुन रहा हूँ, तो थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूंगा। अभी आज तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मेरा कोई मैंने कहीं पढ़ा नहीं हूँ ज्यादा, तो मैं इसमें कोई अपना इनपुट नहीं दे पाऊंगा। नहीं, आपने आपने जो सुना इस पे आप अपनी व्यू पॉइंट क्या देना चाहेंगे? जो बात आपने सुनी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वॉइस बन रहे हैं, आवाज बन रहे हैं किसी की, हाँ और वो इकोनॉमिक सवालाल जी ने कहा हमारे पास इतना वो कंसर्व है नहीं कि हम उनकी कोई कर नहीं है। लें। हाँ, ये दूसरा, हम ह्यूमन के लिए भी क्या कर लें, तो इस पॉइंट पे अपनी बात को रखें। फिर हाँ, नहीं मैं मैंने फूल सुना सर, मैंने सुना आपके राम प्रसाद जी का भी सुना, सुवरलाल जी का सुना। सुवरलाल जी ने अच्छा अध्ययन किया हुआ है काफी, उनको फाइनेंस की, इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की और सोशल, मतलब सारा ये क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब वो मतलब अच्छा इम्प्रेस किया उन्होंने। तो ये है कि अभी अभी जो भी मतलब ये बता रहे हैं मोदी जी, मतलब अब मैं कहूँ अपने एक छोटी सी रूप में ये बोलूं कि इनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। मतलब उनको खुद को ये पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। कि जब जहां प्रायोरिटी इनके पास में फिक्स नहीं है, प्रायोरिटी है ना। अभी आपको वैसे बताऊं, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा पॉलिटिकली बायस्ड हूं, लेकिन अभी जैसे मैंने मेरे फेसबुक पे भी डाला कि अभी जहां इनको होना चाहिए था, उन 29 साल के 28 साल के बच्चे जो शहीद हो गए, उनके घर पे होना चाहिए था, उनके पास होना चाहिए था, और ये वहां पे फोटो शूट करवा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं प्लेन में बैठे हुए। तो ये कहने का मतलब ये है कि इससे ये अंदाजा लगता है कि इस आदमी को ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो आप इनसे उम्मीद करें मतलब ग्लोबल किसी की और की, तो वो मुझे तो इसमें कोई भी क्षमता इनमें लगती नहीं है सर, बताऊं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है शर्मा जी, बात है। एक तरफ तो ये दुनिया के लीडर, डंका बजाने वाली बात, और इनके भक्तजनों की ये कहानियां हैं, और ये टीवी, चूंकि संसद टीवी इनका है इसलिए कुछ भी कहें हाँ, तो वो कह सकते हैं। आंसुआलाल जी, आपने हाथ खड़ा किया है तो हम ले लेते हैं। आंसुआलाल जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? कि मैं फूल कुमार जी आपके पास आऊंगा सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी का सुवालाल जी ने मॉडल दे ही दिया कि हमारी इकोनॉमी उस मॉडल पर नहीं है। सोशियोलॉजी पे हम कहाँ टिक पाएंगे? इसको अफ्रीकन कंट्रीज में क्या हम पंचायती करने जाएं, वॉइस बने, क्या बने, वो करेंगे। तब तक आप अपना माइंडसेट उस लाइन ऑफ एक्शन पे। सुवालाल जी बात रखिए अपने। देखिए, जो वॉइस ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ की जब भारत बात करता है, तो देखिए भारत दुनिया को जो क्या दे सकता है वो है सॉफ्ट पावर। भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हार्ड पावर भारत में नहीं है। और जो देखिए, चाइना और भारत में यही अंतर है कि भारत दुनिया के कई मामलों में सॉफ्ट पावर के रूप से, नेगोशिएशन के रूप से, डायलॉग के रूप में कोई समझौते करवाने में ये रोल भारत कर सकता है। और आज आप देखोगे कि चाइना पिछले 30-40 साल में किसी भी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हुआ नहीं है। और चाइना को बहुत मतलब है कि दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है कि चाइना को बातचीत की टेबल पर लाए और कोई समझौता करे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना एक सॉफ्ट पावर तो है नहीं। चाइना एक हार्ड पावर है, तो हार्ड पावर एक कभी भी समझौते करता नहीं है। चाहे वो युद्ध कर लेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक रूप से एक दूसरे पर बैन लगा देंगे, ट्रेड वार कर लेंगे वो, लेकिन ये है। तो इंडिया को इस चीज से बचना चाहिए कि हार्ड पावर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करेगा इंडिया, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नहीं बन पाएगा।
आप डेमोक्रेसी को प्रोजेक्ट करिए, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोजेक्ट करिए, आप मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोजेक्ट करिए, आप जो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट और कोऑपरेशन है, कनेक्टिविटी है, सिविल सोसाइटी लेवल पर है। आज अफ्रीकन देशों को बहुत ज्यादा जरूरत है भारत जैसे देश की सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन है, क्योंकि वहां पर अभी बेसिक डेमोक्रेसी भी वहां कई देशों में नहीं है। तो अगर इंडिया इस तरीके से रोल करे तब तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन सकता है। नेहरू ने यही तो किया था कि नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट के से पहले नेहरू कई देशों में शांति समझौतों में शामिल होते थे, चाहे हिंद चीन देश थे, अब कंबोडिया, लाओस से इनके साथ चाइना को बातचीत पर राजी किया था नेहरू। तो वो चीजें उस दौर की थी जब इंडिया सॉफ्ट पावर था। आज इकोनॉमी सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया को देखना चाहिए, हार्ड पावर के रूप में नहीं है। और देखिए इकोनॉमी सॉफ्ट पावर कहाँ बन सकती है? ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया के पास अगर दुनिया में कुछ भी देने के लिए है दुनिया को तो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो सॉफ्ट पावर है। ये है, बाकी दुनिया को और दे भी नहीं सकता है। नाम के लिए आप कुछ भी, चाहे आप ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन को भेज दो या फलाना टैंक। ठीक बात है सुवालाल जी, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ आपको। इंडिया का सॉफ्ट पावर, इन्होंने जैसा मैंने कई सेशन में कहा, यूनिवर्सिटीज को इन्होंने कोलैप्स कर दिया, प्राइवेट को छोप दिया, स्किल री स्किल और अप स्किल के लिए हमने काफी डिस्कशन किया इन मुद्दों के ऊपर। ये जिस तरह से सॉफ्ट पावर को ट्रेंड करके बाहर मार्केट में लॉन्च करने की जो कवायद है ना, वो इनको संभल नहीं रही, क्योंकि इनको क्या वोट की भूख इतनी है कि ये लोग सिर्फ जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें लगे हुए हैं। इनकी नियति इस सॉफ्ट पावर को रिफाइन करने की नहीं है। इनकी ये है कि सॉफ्ट पावर को यूनिवर्सिटी से छीन के और इंडस्ट्री को दे दिया कि आप इंडस्ट्री 4.0 वालों को दे दिया कि तुम कौशल चौथा तीसरा पहला चरण करते रहो, और जितना हो उसके अंदर वो पोर्टल बैंक खोल दी, बैंक में क्रेडिट दे दो, देशों को कह दिया तुम इनमें से ले जाओ। जब ये सॉफ्ट पावर वहां जाएगा और कारगर नहीं रहेगा तो सॉफ्ट पावर को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। ये भी एक चिंता का विषय है। हाँ शर्मा जी कुछ आप कह रहे हैं, फिर मैं कुमार जी। सर मैं इतना सा कहना चाह रहा था कि जैसे आप भी कई बार जैसे बोल चुके हैं भाई भारत का डंका बज रहा है या देश का, और ये आम रूप से जो उनके समर्थक हैं वो भी ये बोलते हैं कि 2014 के बाद में भारत का डंका बज रहा है। तो मेरा इतना कहना है साहब कि ये मतलब बिल्कुल सच नहीं है, कोई डंका नहीं बज रहा है। जैसे हर देश में, जैसे हमारे देश के अंदर हर कंट्री का एक डिपार्टमेंट होता है। हम जर्मनी का लिए जर्मनी वाले जर्मनी का देखते हैं, एक डिपार्टमेंट चाइना का देखता है, ऐसे ही हर कंट्री में हमारा भी है। और वो जब हमारे हेड ऑफ नेशन को जब डमरू बजाते हुए देखते हैं तो वो लोग हंसते हैं, कोई डंका नहीं बजता है, वो हंसते हैं कि ये कैसा हेड ऑफ नेशन है जो ये इतने स्ट्रांग बदलता है, रोज करता है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें सच्चाई नहीं लगती, मेरे को नहीं लगती कि डंका बज गया है। ठीक है शर्मा जी, आपके व्यू आ गए। आप फूल कुमार जी, अब आप अपने स्तर पे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैठे हैं और वस्तु स्थिति यह है कि हम लोग नेहरू की नकल के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि 2014 से देश नया पैदा हुआ, अब हमारे पास में इतना बड़ा वर्क फोर्स है, इसको यूटिलाइज करना। जैसा शर्मा जी ने एक बात उठाई कि हमारी प्राथमिकताएं तय नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम यूथ को कहीं सेट कर लें भाई, ये प्राथमिकता में होना चाहिए। इसकी जगह हमने अडानी अंबानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर हमारा वो माइंड सेट लगा दिया। कुल मिलाकर के हम इतने भंवरजाल में फंस गए कि हम वॉइस तो बन रहे हैं लेकिन खुद को सूझ नहीं रहा कि वॉइस कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। इस बात पे प्रो ह्यूमन और प्रो नेचर की ओरिएंटेशन में हम क्या सोच सकते हैं। प्रो गवर्नमेंट तो ठीक है, किसी को कोई अपना है, अपना मीडिया कब्जे है, सारा कुछ है, वो डंके की कह दे, कुछ भी कह दे, कहते रहे, करते रहे। लेकिन प्रो ह्यूमन क्या वाकई इंडिया के लिए प्रो ह्यूमन मैटर है? क्या हमारे यूथ के लिए कुछ बात है, या हमारे लिए कुछ प्रो नेचर की ऐसी कोई हमने कोई ढांचा खड़ा कर लिया है, या यूं ही डंका बजा करके वॉइस बन रहे हैं किसी की हम आगे, या हम किसी के शे में चल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें चाबी लगा दी और हम भूल रहे हैं प्रतियोगिता कौन ही, हम चाइना से हटा रहे हैं। तो ये सारा ढांचा खड़बड़ाया हुआ है और इस बात के लिए हमें बहुत ही चिंतन के रूप में सिविल सोसाइटी के लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आखिर जा कहाँ रहे हैं हम। फूल कुमार जी नमस्कार आप सभी को सर। और इसमें जैसे कि आज का टाइटल है
कि इंडिया ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है कि नहीं है, चीन का दखल जो आपने टॉपिक दिया, मोदी का विदेश में डंका। एक शुरू में जब इसकी आज के प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो वीरेश सर ने कहा कि जो ये सारा इजराइल का और फ़लस्तीन का झगड़ा हो रहा है, ये जो G20 में जो नया इन्होंने ट्रेड रूट डिफाइन किया था मिडल ईस्ट से होते हुए, ये उसके लिए हो रहा है। तो यहाँ मैं एक तो पॉइंट ये क्लियर कर दूं कि उसका एटलीस्ट इससे रिलेशन नहीं है फिलिस्तीन और इजराइल वाले मसले से। कारण उसका ये है कि जब ये उधर जो ग्रीक में जाकर के पॉइंट जहाँ टच करवा रहे हैं ये इस रूट का, जो एक सिटी है वहाँ पिरेस में जाकर के जो उधर वेस्टर्न एंड है इस रूट का जो इन्होंने डिफाइन किया है, और जो ईस्टर्न रूट का जो इसका एंड है वो मुंबई डिफाइन किया है दुबई से होते हुए। और ये हाइफा जो मेडिटेरेनियन सी में जो पिरेस ग्रीक में, और इधर हाइफा जो है इजराइल में जो सिटी है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में है इजराइल के, तो वो गाजा से बहुत दूर है। तो उसका तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है इजराइल फिलिस्तीन वार से इस रूट का। हाँ, एक कनेक्शन ये जरूर है कि जो जॉर्डन बीच में पड़ रहा है, जॉर्डन की और इजराइल की 36 की वह है, 36 का आंकड़ा है इनका। तो जॉर्डन यहाँ पे इनको दिक्कत फ़लस्तीन और इजराइल वार में दे रहा है, और उसकी वजह से इस रूट पे जरूर खतरा हो सकता है, क्योंकि जॉर्डन अगर ना कर देता है तो ये रूट बिल्कुल कैंसिल ही हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है मेन, यहाँ पे जो गाजा में जो झगड़ा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सनाइया जो ये इसका जो है ना, जो मिस्र का जो हिस्सा लगता है इससे, क्या नाम है आपके इजराइल से, वो जो सिनाई जो हिस्सा है उत्तर में जो टच है साउथ के उसके, ये गाजा में झगड़ा इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका का प्लान है कि जो स्वेज कैनाल का जो रूट जाता है, जो कि मिस्र से होके जाता है, वहां पे जितना भी टैक्सेस या जो भी वहां पे इनको देना पड़ता है ये स्वेज कैनाल पार करने के लिए अमेरिका या यूरोप के जहाजों को, वो सारा रेवेन्यू जो है मुस्लिम कंट्री कह लो या मिस्र कह लो उसको जा रहा है। तो ये नया प्लान इनका ये है कि जो सऊदी अरेबिया के नीचे से गल्फ ऑफ अकाबा में जो एक अंदर नीचे जाकर के जो ये अरब सागर इजराइल को टच करता है, वहां से ये नई नहर खोदने के प्लान में है। और वो नई नहर खोदने के आड़े में आता है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। वहां पे ये चाहते हैं कि गाजा पट्टी को काबू कर ले और वहां पे अपना कंट्रोल करके वहां से जब ये नहर निकालेंगे तो वो जो सारा टैक्स है, वो जो टैक्स देना पड़ता है आज के दिन स्वेज कैनाल के रास्ते से, वो अमेरिका का बच जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि सबको पता है इजराइल कुछ नहीं है, इजराइल अमेरिका का ही अड्डा है, और इजराइल एक कंट्रोल सेंटर है मिडल ईस्ट और यूरोप वगैरह का यहाँ पे, तो वो एक हिसाब से अमेरिका ही है। यहाँ सारा रेवेन्यू उसको ही जाता है, इनका आपस में एक्सचेंज है। तो वो टोटल जो वर्ल्ड शिप ट्रेड रूट है उसका जो ये फोकल पॉइंट बनता है स्वेज कैनाल, वो वहां से शिफ्ट करके यहाँ इधर गाजा स्ट्रिप के रास्ते से ये लोग करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सारा मसला इन्होंने छेड़ा है। बिसाइड दैट जो नेतन्याहू है उसका तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो तो सबको पता ही है, बट वो बड़ा रीजन नहीं है इतने बड़े मर्सीलेस मैसेकर जो हो रहा है गाजा स्ट्रिप में, उसके लिए वो सारा हो रहा है इस रूट को शिफ्ट करने के लिए। ये पॉइंट हो गए दो। अब इंडिया का डंका या इंडिया की सिचुएशन कहाँ है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया ने जो अडानी के मामले में जो सोरोस जो जिसने ये हिंडनबर्ग वाला मामला उठाया था, वहां पे जब बातें इनकी आपस में टकराई थी इंडिया की और अडानी को लेकर के, ये अब इंडिया वालों को ये समझ में आ गया है कि अगर उस बंदे ने तुम्हें 2024 में इंडिया से आउट करने की सोच ली तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये शायद 3 दिसंबर के जो भी रिजल्ट आने वाले हैं 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के, इसमें वो आपको दिख भी जाएगा। अगर ये रिपोर्ट है कि शायद 5 में से 4, तो ये कह ही रहे हैं कि 4 में तो बीजेपी आ ही नहीं रही है। शायद राजस्थान में वहाँ पे भी मतलब बता रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। कल के रिजल्ट बता रहे हैं कि शायद क्या पता कांग्रेस ही रिपीट कर जाए। तो आप ये मान लीजिएगा कि अगर
5 राज्यों में से 4 में भी कांग्रेस आ गई और बीजेपी के हाथ सिर्फ 1 लगा। तो इसका मतलब वेस्टर्न पावर आज के दिन सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ सरकार है, इनके ऊपर किस तरीके से ये हावी हैं, इनको ये समझ आ चुका है इंडिया को। इसीलिए ये अब जो है अमेरिका की वापस गोदी में जाके बैठना चाह रहे हैं और उनको खुश करने के लिए ही ये लोग इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये यूएनओ में इनके पक्ष में वोट करने से भी बच रहे हैं। तो इनको हो रही है बहुत सारी कंफ्यूज्ड इनकी सिचुएशन। और अमेरिका की जो ये कॉर्पोरेट पावर्स हैं, वो इस चीज को भली-भांति समझ चुकी हैं। उधर से रसिया और चीन से यूक्रेन के मसले में थोड़ा-सा रसिया के साथ ये कूदे थे, तो वहाँ से भी इनका कनेक्शन अमेरिका ने काट दिया है इंडिया का। तो ये कन्फ्यूज्ड स्टेट में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में। उधर चीन इंडिया में क्या कर रहा है, लद्दाख हो चाहे अरुणाचल, सबको पता है ये कुछ नहीं कर पा रहे या जानबूझ के करते नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरी वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका फोकस सिर्फ वो जो थ्योरी है गोलवलकर वाली कि 2 आदमियों को सारा देश का संसाधन बिजनेस चढ़ा दो और उसके बाद 30-35 साल के लिए 50 साल के लिए निष्कंटक राज करो, ये उस थ्योरी को भी नहीं छोड़ना चाहते। इनका फोकस वहां पे भी है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी सॉफ्ट पावर को वर्ल्ड में बैठाने का या सॉफ्ट पावर के जरिए वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, नॉट एट ऑल। क्योंकि इनके पास आज के दिन चीन से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर मार्केट वर्ल्ड की इनके पास है। इनको दुनिया को कंट्रोल करने में हमारे वाली गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि जो ये 140 करोड़ पे हमने अपना कॉर्पोरेट कंट्रोल बढ़ाया है, ये हमारा कैसे मेंटेन रहे, और ये सारा गेम वही हो रहा है। बाकी वही बात है, इनका ना तो इनका कोई विजन है वर्ल्ड में पावर बनने का, ना कोई नहीं। और है। फूल कुमार जी, अभी तक आपने जो वर्णन किया वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि दुनिया क्यों लड़ रही है, दुनिया का सुएज नहर का कारण क्या, ये सारी घटनाएं हमें 1 मिनट सुन ले, आप मुझे 1 मिनट सुन ले। ये सारी घटनाएं सिर्फ हो रही है इकोनॉमी या धन इकट्ठा करने के लिए। मैं इसमें आपके व्यू पॉइंट चाह रहा हूं कि सोशियोलॉजी के तहत, जैसे राम प्रसाद जी ने एक पॉइंट रखा कि भाई हम मार्केट को चूल्हा बांध रहे हैं यार, हम कैसे जी लें। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है, बहुत लोग हैं। इस पॉपुलेशन के ऊपर हम क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात हो जिसमें हम जी सकें? भाई इनका तो व्यापार करना है, इनको तो दोस्तियां बढ़ानी, किसी से कोई लड़ लेगा, किसी से कोई दोस्ती कर लेगा, गुंडों की गैंग है पूरी दुनिया, ये मान के चले हम। लेकिन मानव तो उसमें बेचारा बैठा, तो वहां पे अपनी बात को रखो। सोशियोलॉजी भी ये है कि जैसे वेस्टर्न पावर चाहेगी, हमारी सोशियोलॉजी भी वैसे ही चलेगी। आप अभी हमने पीछे एक रिसर्च करी थी, उसमें ये पाया था कि जो हिंदी जिसको हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं 1798 के आसपास, वो एक अंग्रेज की दी हुई भाषा है। वो हमारे किसी ऋषि महर्षि की दी हुई भाषा नहीं है, हमारे वेद ग्रंथों से निकली भाषा नहीं है। मेरे लिए तो वो चीज बड़ी हास्यास्पद थी जब हमने वो रिसर्च करी कि हिंदी तो हमारे किसी भी इंडियन ओरिजिन के महापुरुष की दी हुई है ही नहीं। वो एक स्टीव गिल्ड नाम का कोई वो है ब्रिटिशर, उसकी दी हुई है। तो आप सोच के देखो ना कि हम लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है, जिसके बेस पे सोशल आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जब वो तक इन लोगों के काबू में है, तो ये मानो कि अगर बीजेपी है या कल को कांग्रेस भी आती है तो कंट्रोल सारा वहीं से घूमेगा। और इंडिया में ये कंट्रोल कहाँ है वो आप नोट कर ही रहे हो। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बीजेपी चली जाएगी तो कांग्रेस आएगी, तो थोड़ा सा जो किसान कोई सा सॉल्यूशन जैसे राम प्रसाद ने मुझे बात तो पूरी बुलंदी दीजिए। किसान बिरादरियों के जो लॉज हैं उनको थोड़ा बहुत ये इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि वेस्टर्न पावर ये देख चुकी है कि अगर बीजेपी वालों को देश सौंपते हैं इंडिया का, तो ये सारे का सारा अडानी अंबानी को चढ़ा रहे हैं, तुम्हें मार्केट से निकाल रहे हैं। तो इनको रहना इंडिया की मार्केट में 140 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है, तो उसके लिए इनको ज्यादा फायदेमंद कौन है? इनको ज्यादा फायदेमंद कांग्रेस है। तो ये उस तरीके से आएंगे कि भैया कांग्रेस को ले आओ और अपना जो प्रेजेंस है वो बनी रहेगी। नहीं तो इन्होंने तो सारा चढ़ा दिया अडानी अंबानी को, तो ये होएगा, इससे ज्यादा कोई सोशल चेंज आएगा नहीं। चलो ठीक है वीरेश जी, कुछ आप हैंड रेज कर रहे हैं, अपनी 2 मिनट में बात रखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 मिनट में रखूंगा। वो पूंजीवादी चेहरा जो पहले होता था पिछले दौर में, यानी जब राजे महाराजों का सामंतवाद के संरक्षण में जब पूंजीवाद चलता था, तो वो परवाह नहीं करता था, जो विरोध होते थे उसको तलवार
और बंदूक के जोर पे दबा दिया जाता था। लेकिन जब से मानव अधिकार आयोग सक्रिय हुआ है तो पूंजीवाद ने अपना चेहरा बदल लिया। मैंने ACYPL के लिटरेचर को पूरा स्टडी किया है, पॉइंट टू पॉइंट जाके एक एक चीज, एक एक फाइल इनकी खोली है। ACYPL के इसी रूट के इर्द गिर्द सारे सेंटर हैं, करीब करीब हर देश में उसके संगठन काम कर रहे हैं और उनका काम केवल ये है कि जब पूंजीवाद अपने पूरे पीक पे होगा और जो पूंजीवाद अपने खेल खेलेगा, जो स्वाभाविक जन आक्रोश है उसको दबाने के लिए जो जो काम होने चाहिए वो सारे भारत में हो रहे हैं। चाहे जनधन के खाते खोलना हो, चाहे MSME को सक्रिय करना हो, चाहे निर्बल आवास बनने हो, शौचालय बनने हो, सफाई का काम चलना हो, यानी आम जनता में इतना दे के रखो कि उसमें आक्रोश पैदा ना हो। तो आपकी बात का केंद्र, चीज हाँ, के मैं तहत समझ गया, जो भारत आपकी में बात का केंद्र बिंदु ये सोशियोलॉजी है। से जोड़ रहा हूँ, मैं हाँ। इसको आपकी सोशियोलॉजी से जोड़ रहा हूँ कि ये जो सोशियोलॉजी चल रही है इस समय, थोड़ा सा जो कंसोलेट किया जा रहा है जनता को, वो उसी रणनीति का हिस्सा है जो कि चल रहा है ACYPL के संकेत में। वो चीज अधूरी नहीं है। ACYPL का पूरा एजेंडा 2015 से 23 इन 8 साल में पूरा एजेंडा ACYPL का चला है। और अगर आप इसकी स्टडी नहीं करोगे तो आप बहुत नहीं। पिछड़ोगे। इसकी स्टडी करना हाँ, जरूरी है। वीरेश जी, ACYPL मैं बताऊं आपको कि ये चाहे स्टडी कर भी लें तो ये दुनिया जी। रुकेगी नहीं। दुनिया के जो भी हर्डिल हैं, चाहे सुएज में हर्डिल हैं, चाहे गाजा में हर्डिल हैं, चाहे कहीं, ये इनके बीच में जो भी आएगा ना, उसको ये क्रश करके अपनी दुकान जमाएंगे। ये तो अपने क्लियर है, अपने ये फंडामेंटल क्लियर है हमारे, जो भी हम बैठे हैं यहाँ, कि हमें इनको व्यापार करने के लिए चाहे आदमी मारना पड़े, चाहे कोई रूट निकालना पड़े, चाहे पानी को कुछ करना पड़े, या कोई रोग फैलाना पड़े, चाहे डिजिटल करेंसी कराना पड़े, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई हमें कि ये दुनिया इस तरह से व्यापार को केंद्रित रखते हुए दुनिया जिएगी। ये बात फैक्ट हो गई। लेकिन हम जो मान लो, भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी से है, और हम एक्टिविस्ट लोग भी जब इकट्ठे होते हैं संडे को, तो हमारा माइंडसेट इस लाइन पे जाना चाहिए कि भाई हम ऐसी कुछ कर लें, वरना ये तो मारेंगे। अब कौन कौन से रोग वायरस फैला देंगे, बायोलॉजिकल अटैक आपके हो जाएगा, इकोनॉमिक अटैक आप पे हो जाएगा, आपके रूट को भी कर दिया जाएगा। आपका जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जैसे एक वीडियो आया था बलारा का, वो ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे चेहरे को आइडेंटिटी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छोटा सा एक बना करके आपके यहाँ सर में आकर के मार देगा, मारना होगा तो जहां टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ अपना कर लिया, ये करेंगे व्यापार वाले, अपन मान के चलें, करेंगे तो करेंगे। लेकिन इस प्रकृति की गोद में मानव को किस तरीके से क्या हो, क्योंकि कुछ जैसे मैं सामाजिक सहकार पे, मैं राम प्रसाद जी और ये काफी लोग लग रहे हैं, कर रहे हैं यार कुछ झील ओवर ले, इससे ज्यादा कुछ लगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र हो गया, इतना बड़ा ढांचा हो गया। अब ये डंके वंके ये तो फोगटी बात है, ये कहते रहते हैं राजनीतिक एजेंडे हैं, हम समझ रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंडे भी हमें पता लग रहा है कि चाइना किस तरह से साम्राज्यवाद कर रहा है, अमेरिका किस तरह से कर रहा है, इनकी लड़ाइयां भी समझ में आई, सारा व्यापार की तरफ है। आदमी को कोई बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए कोई ऐसी दिमाग में बात इनके है नहीं। इनका एक एजेंडा है कि हम किसी भी तरीके से किसी के रिसोर्स को कब्जे कर ले, किसी को कर ले, और वॉइस चाहे हम किसी की बने। ये मुद्दा है। इसलिए बात आपकी बिल्कुल सही है, हम किसी भी जाएं, लेकिन ये रास्ते सारे समुद्र को, नदियां सारी समुद्र में ही जानी है, पैसा वहीं जाना है, लेकिन जीने के लिए किसी तल पे, किसी किनारे पे रह लें। फूल कुमार जी आपने हैंड रेज किया, फिर मैं सुवालाल जी आपको इस सारी टिप्पणी के ऊपर लेऊंगा, फिर मंगलाराम जी को मैं इस पे कमेंट लूंगा। तो आप फूल कुमार जी आपने हैंड रेज किया, तो बताइए। आप 3 दिसंबर का संडे जो आप अगली आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो शाम के टाइम करना, क्योंकि उस दिन काउंटिंग है दिन में, तो काउंटिंग हो जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो शाम के टाइम, इस टाइम की बजाय शाम के टाइम करना। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये चीज आप क्लियर मानो कि जो मैं उसी दिन बता दूंगा जब 3 दिसंबर के रिजल्ट आएंगे ना, उसमें कितनी स्टेट्स में कौन सी पार्टी आई है, उसी से आपको ये गेम क्लियर होगा कि वेस्ट का जो गेम है वो किसके पक्ष में चल रहा है। तो फिलहाल उस टाइम तब तक होल्ड रखते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में आ रही है ना, तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि 24 का गेम वेस्ट वाला यहाँ चेंज कर रहा है इंडिया में।
और अगर वो चेंज कर रहा है तो फिर सोशल जो मूवमेंट्स हैं वो आपको एक अलग ही तरीके के देखने को मिलेंगे। ओबीसी वाला जो मसला है जो उठा रखा है अभी राहुल गांधी ने, ये और ज्यादा बढ़ेगा। और जो किसानों के जो एमएसपी वाले मसले हैं ये भी बढ़ेंगे, ये भी चीजें और ज्यादा ऊपर जाएंगी, इनको राइट्स आएंगे बहुत सारे और बहुत कुछ होगा, लेकिन वो सब चेंज होगा 3 दिसंबर के बाद। तो शाम को रखना उस दिन की मीटिंग आप। थैंक यू। चलो सुवालाल जी, अब ये बताइए कि हम इस मक्कड़ जाल में फंसे हुए हैं कि दुनिया धन और रिसोर्स कमाने के लिए कुछ भी कर लेगी। वॉइस बने, चाहे कोई भी उसका नाम दे दें, G20 दे दें, ब्रिक्स दे दें, वो दे दें, क्वाड दे दें, E2 Y2 दे दें, कुछ भी दे दें। कुल मिलाकर के व्यापार का फंडा है एक। इस व्यापार के फंडे में आम आदमी की कोई एग्जिस्टेंस, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात समझ में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा इसमें फंसा हुआ है, यूथ हमारा फंसा हुआ है। मेन बात यह है कि भारत का यूथ और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या फंसी हुई है, और ये सिर्फ धन कमाने के माइंडसेट से पूरी दुनिया नाच रही है। कुछ भी समझौते करा लो, मल्टीलेटरल करा लो, बाईलेटरल करा लो, G20 करा लो, मैं ये वहां करूंगा, उसमें ये मीटिंग करूंगा, ये सारे कुछ चल रहे हैं। तो इस पे कुछ अपनी टिप्पणी को समाप्त करते हुए अपनी बात को रखे, फिर मंगलाराम जी को मैं लेना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि इस दुनिया में जो वैश्वीकरण या ये ग्लोबलाइजेशन है, ये एक तरीके से उन फोर्सेज का नेटवर्क है, उनके हित है, इंटरेस्ट है, और उन्हीं के एजेंडे होते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन उन्हीं का एजेंडा है, उनका इंटरेस्ट है, और उन्हीं का एक तरीके से नेटवर्क है। अब इसमें वही टिकेगा जो एक फोर्स बना हुआ है, जिसके पास एक शक्ति है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो ट्रेड के रूप में कंट्रोल करने की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हो, या मशीन के रूप में हो, या रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की हो। अब इसमें यह है कि ये जो फोर्सेज है, इनके तो इंटरेस्ट कॉमन है आपस में, और ये एक दूसरे से समझौता, और समझौते को पब्लिक भी नहीं किया जाता है, और ये अपना मतलब व्यापार करो, चाहे अपना इंटरेस्ट पूरा करो। अब यहाँ पर जो सुवालाल जी, मैं ह्यूमन मतलब रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स को भी सम अप करो आप। मतलब रिसोर्स हुए, सब कुछ है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भारत के पास ये दुकान मोटी है, तो इसको भी साथ में लेकर के अपनी टिप्पणी रखो। देखिए, रिसोर्सेज में तीनों ही आते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज आते हैं, और कैपिटल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स तीनों ही आते हैं। और इस तीनों में यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको एक तरीके से रिप्लेस भी किया जा रहा है कि आप टेक्निकल रिसोर्सेज से रिप्लेस कर दो। तो ये भी हो रहा है कि जैसे आप बता रहे हो कि युवाओं के लिए क्या है, सामाजिक तौर पर क्या है। देखिए, युवाओं के लिए यही है कि ये जो नेटवर्क बना हुआ है ग्लोबलाइजेशन के रूप में, इसमें वही ह्यूमन रिसोर्सेज काम में लिए जाएंगे जिनके पास स्किल, अप स्किल और रीस्किल है। देखिए, ये अप स्किल और अप स्किल और रीस्किल है, ये WTO और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, या जो ये नेटवर्क है, या वर्ल्ड बैंक तक शामिल है, इन्हीं का एक तरीके से ये क्राइटेरिया है। और जो ये इंटरनेशनल जो नेटवर्क है ट्रेड का और कमोडिटीज और मार्केट का और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का, ये चाहते हैं कि ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स जो सर्टिफिकेट है जिनके पास ये, और उन्हीं को काम में लिया जाए, और उन्हीं को रोजगार में या उन्हीं को सेवाओं में लिया जाए। तो इसलिए ये जो इंडिया में जो आप बता रहे थे स्किल और अप स्किल और रीस्किल, ये एक तरीके से वही है जो इंटरनेशनल जो नेटवर्क वाली जो इकोनॉमी, मार्केट और फोर्सेज है, उन्हीं को ही सप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर भारत में तो यह है कि 80% जो वर्क फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो परंपरागत ट्रेडिशनली रूप से ही उनके पास से नॉलेज हो, या लर्निंग हो, या एक्सपीरियंस हो, ये है। वो टेक्निकली दुनिया के लिए नहीं है, पहले तो अपने लिए ही है वो। तो इसलिए भारत क्या है कि सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है कि हाँ 10% ह्यूमन रिसोर्स युवाओं का है, वो स्किल और
अप स्किल और स्किल से रूप में मिल जाए और दुनिया को बेचा जाए या दुनिया को सप्लाई की जाए या जो नेटवर्क वाले जो फोर्सेज है उनको उपलब्ध करवाए जाए, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी है, उनकी जरूरत इतनी है, क्योंकि बाकी वो टेक्निकल रिसोर्सेज से पूरी कर रहे हैं, जैसे मशीन है, एआई है वगैरह, इनसे वो यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये समस्याएं हैं और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो जो एजुकेशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स को एक जॉब के लिए है, मतलब कि सर्विस वाला जॉब के लिए है, ये है। बाकी जो दुनिया के जो नेटवर्क वाली फोर्स है जो चाहती है वो सिर्फ स्किल और ये वाले जॉब चाहती है, टेक्निकली रूप से, और वो भी लिमिटेड चाहिए उनको। तो ये ऐसा ही हो रहा है कि जो नेटवर्क वाली फोर्सेज है उनके एजेंडे को देश में लागू किया जा रहा है और उनका एजेंडे सिर्फ 10% ही जरूरत है, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हो या एजुकेशनल रूप से हो, ताकि उनका अपना काम चल जाए। और इसीलिए सोचिए कि ये जो एनआरआई है ये सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्स है देश के लिए, और ये तभी बढ़ेंगे जब यहाँ से जो युवाओं को स्किल और अप स्किल और रिस्किल के रूप में तैयार करके आप दुनिया में भेजो कि हाँ हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्स तैयार है, आपको इतनी जरूरत है, हम इतने दे रहे हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, और इसमें युवाओं को तो 80% युवाओं को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ इसी चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे, और बाकी जो मतलब कि 10% के रूप में है वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और वो वही करेंगे जहाँ पर सरकार के यहाँ भी देश में भी तो ऐसी फोर्सेज है जो उनको ले लेगी और उन्हीं को फिर दुनिया में सप्लाई करेगी, आप भेजेगी, और यही हो रहा है। और इसीलिए तो आप सोचिए यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ये जो एजुकेशन का था जो मन रिसोर्स के बिल्ड करती थी या क्रिएट करती थी, उसको अब आपने इंडस्ट्री को दे दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री ही तो उनको आगे ट्रेड करेगी, उनको आगे सप्लाई करेगी, उनको आगे पहुंचाएगी। अब यूनिवर्सिटीज तो पहुंचा सकती है लेकिन उसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है, स्कॉलरशिप देनी पड़ती है और भी कई सारे जो सरकार दे नहीं रही है। अब इंडस्ट्री को कहा है कि आप ही करो ये काम, तो ये हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सही विश्लेषण किया सुवालाल जी आपने, मैं ही यही विश्लेषण करने जा रहा था। मंगलाराम जी मैं आपके पास आऊं। सुवालाल जी ने जो पीछे से बात कही कि हमारे टोटल ह्यूमन रिसोर्स को इंडस्ट्री को दिया गया है, उनको स्किल, रीस्किल और अप स्किल करने के लिए कौशल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के एरा में डाल के इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में करके उन सब के क्रेडिट लेकर के बैंक में जमा कराने हैं, ये इन्होंने बनाया। भारत के पास में वो इस नाम की जो चीज है ना, वो चीन तो जाएगा माल लेके आएगा। भारत ने ये कहा है कि बाहर के स्टूडेंट आएगा उनको हम सब्सिडी देंगे, प्रधानमंत्री को मैंने बहुत तसल्ली से सुना, सब्सिडी देंगे, यहाँ आप स्किल हो लो और कुछ काम कर सीख लो हमारे यहाँ से तुम। और भारत ने तंजानिया में आईआईटी खोली है, और इंस्टीट्यूट भी वहां खोलने के मानस में भारत है। और सुवालाल जी ने एक पीछे से एक लाइन वो जोड़ दी, वो अब कैसे कितनी होगी कि 10% हैं इंडस्ट्री वाले यहीं खपा लेंगे, बाहर किसको भेजेंगे, यहाँ जाना भी नहीं चाहता। यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बड़ा कंफ्यूज है इस बात के लिए, या तो वो बिल्कुल इस बात पे लगा हुआ है कि मुझे तो आरएएस आईएएस वो बनना है, नौकरी देना है, और गवर्नमेंटें भी ये कंफ्यूज कर रही है हम नौकरी दे देंगे, क्यों पब्लिक सर्विस के सिवाय इनको इस सर्विस में जाने की दिमाग ही नहीं है। जबकि बैंक खुल गई, क्रेडिट हो गए, सारा हो गया, ढांचा हो गया, 65% लोग हो, आप जाओ इधर से ये रास्ता है वहां ले जाओ, तुम्हें बाहर ले जाए तो चले जाना, नहीं हो तो, यानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बीच में आप लोग के पास में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और भी हैं, तो इन सब परिस्थितियों में आपका क्या व्यू पॉइंट है, आखिर आपके एक्सपीरियंस भी क्या है, उसको शेयर करें और फिर हम लास्ट में क्लोजअप पे जाएंगे। मंगलाराम जी। मुझे इस आज वाले टॉपिक के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी भी नहीं, न मैंने कोई तैयारी की थी, लेकिन अभी जो सुवालाल जी ने जिस मुद्दे के बारे में बताया कि भाई अपने यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एक ही
माइंडसेट है और उनकी एक ही प्रायोरिटी है कि सरकारी जॉब कैसे लगे, जो अब वो गुंजाइश ज्यादा रही नहीं है। अब जो है यहाँ के विशेष करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बच्चे इस तरह से तैयार नहीं किए जा रहे हैं कि वो ग्लोबल में या कहीं बाहर जाकर के जो है अपने आप को स्थापित कर सके। तो अभी जो है एजुकेशन का स्तर यहाँ विशेष करके राजस्थान में मैं तो दिन ब दिन घटता हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें ज्यादा तो बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो पॉलिसी अभी चल रही है वो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के उपयुक्त नहीं दिखी जा रही है। बाकी आप लोग ज्यादा जानकार रखे हैं। अब मैं फूल अच्छा कुमार श्रोता जी, हूं। अब आप इसको सम अप कर दें, टाइम भी हो रहा है, लगभग पूरा हो गया हमारा आज का। मेरी एक मीटिंग भी है, मैं जिम्नास्टिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरी गेम की मीटिंग है कंटिन्यूटी, मेरे कारण से उन्होंने 1 बजे रखी है, तो कुछ लोग आ गए हैं। फूल कुमार जी, आप इस बात पे करें कि क्योंकि यहाँ से आप जुड़े हुए हैं इंडिया से और फ्रांस में आप बैठे हैं, वहाँ का वर्कफोर्स और यहाँ के वर्कफोर्स का, यहाँ के वर्कफोर्स की तो हमने आपको बता दी कि एक बैंक खुलेगा जिसको एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से, एबीसी के नाम से दिया है। उसके अंदर इनके क्रेडिट जुड़ते रहेंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के अलग अलग क्रेडिट होंगे। उसमें अप्रेंटिसशिप होगी तो वो हो जाएगा। स्किल 1, 3, 4 के अंदर जो भी इनके सर्टिफिकेट होंगे वो सारे जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने के बाद में उस बैंक में उनके क्रेडिट पड़े रहेंगे। 16 देशों ने डिमांड की है 40 लाख लोगों की कि आप जो सॉफ्ट फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसको आप दे दीजिए। अब वो क्रेडिट से लेंगे। इस वर्क फोर्स को यूनिवर्सिटीज वगैरह इनसे फ्री करके इस वर्क फोर्स को टोटली प्राइवेट को दे दिया। स्किल वाले प्राइवेट के लोग करवा रहे हैं और इनको इंडस्ट्री वालों को कह दिया कौशल 1, 2, 3, 4 में डाल दिया। तो इनमें आप क्या इंडिया के मॉडल पे कुछ यूथ के लिए कोई अपनी 2 बात कहिए और फिर अपना सम अप करेंगे, और किसी का और होगा तो हम बात ले लेंगे। फूल कुमार जी। सर, इसमें देखो 2 चीज हैं, एक स्वच्छंदता है और एक पिछलग्गूपना है। हमारे वाले जो हैं वो पिछलग्गूपने वाले माइंड से ज्यादा चलते हैं, स्वच्छंदता के माइंड से कम चलते हैं। जो यूरोपियन सिस्टम है, यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी डाटा आप बात कर रहे हो, लोगों का डेमोग्राफिक डाटा यहाँ क्या कलेक्ट होता नहीं है। यहाँ फ्रांस में जो है एक सबका यूनिफॉर्म लॉगिन सिस्टम है, यानी कि आपको टैक्सेशन से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, आपको किसी भी आपकी सर्विसेज को लेना है गवर्नमेंट की, तो सबका एक लॉगिन यूनिक प्लेटफॉर्म है, फ्रांस कनेक्ट बोल के। आपको वहां पे सारी सर्विसेज हैं, वहीं पे पुलिस भी है, वहीं पे आपकी जुडिशरी है, आपकी कॉर्पोरेट की सारी बॉडीज वहीं बैठी हैं, इंडस्ट्री की सारी बॉडीज वहीं बैठी हैं। बस एक आईडी डालो और वहां से आप कुछ भी एक्सेस कर लो, यानी कि आपका आधार कार्ड टाइप का जो यहाँ आइडेंटिटी कार्ड है वो इनके सबके पास है। मेन बात ये है कि उसको यूज करने की इंटेंशन क्या है। आप वाले यूज करते हैं, जो सो कॉल्ड आप वाले कह लो या हमारे वाले कह लो, यानी कि अपने इंडिया वाले, वो यूज करते हैं आपको माइंड ड्रेन करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। ये लोग यूज करते हैं आपको बेटर सर्विसेज की गारंटी देने के लिए। इनकी यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करना या आपका एक्सप्लॉइटेशन करना जैसे हमारे वाले करना चाह रहे हैं। तो फर्क है उस चीज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी कहने को बेशक सॉफ्ट पावर में हमारे पास ज्यादा मैन पावर है, बट ये कौन से कम है इनसे। आज जहां इंडिया सॉफ्ट पावर में है, ये उसके कम से कम 50 साल आगे है इनसे, अपने वालों से। तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ ये समझिए कि इंडिया से आकर के आईटी फोर्स में जो भी बंदा यहाँ आता है, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पावर जिसको अभी चर्चा चल रहा है, यहाँ सारे के सारे जो हैं एग्जीक्यूटिव लेवल तक बैठे हैं। मैनेजमेंट या मैनेजरियल लेवल पे कोई नहीं बैठा है। चाहे गूगल में बैठे सीईओ हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के, चाहे फेसबुक में है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में, कहीं पे भी हैं। वो की पोजीशन थोड़ी है। मास्टर कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। कोई सी कंपनी मास्टर कंट्रोल पे नहीं है, कोई भी, कोई ओनर नहीं है उन कंपनियों का कोई सा भी। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, किसी भी टाइम लात मार के निकाल सकते हैं। जैसे अभी ट्विटर वाला, जब ट्विटर को जब एलन मस्क ने लिया, तो वो अग्रवाल था एक अपना इंडिया का जो उसका सीईओ था, लात मार के बाहर कर दिया। तो मेन बात वही आ गई, पिछलग्गू है या स्वच्छंदता से काम करते हो। स्वच्छंदता से काम करोगे तो सॉफ्ट पावर का अपनी देश की भलाई में यूज कर लोगे। पिछलग्गू बन के करोगे तो इनकी चमचागिरी में आप देश को घसीटते रहोगे। आप ज्यादा उससे अपने लिए कुछ बना भी नहीं पाओगे, डिस्पाइट इसके कि सबसे ज्यादा वर्कफोर्स भी, सॉफ्ट पावर भी आपके यहाँ अवेलेबल है।
पर माइंडसेट जब एक्सप्लोटेशन का, तो आप क्या करोगे? आप एक बात देखो, 15 लाख करोड़ आप कॉर्पोरेट का माफ कर देते हो, किसानों के आप कुछ 80,000 करोड़ कह लो, या हद मार के लाख करोड़ होंगे, और जो कि किसान हैं वो तो आपके करोड़ों में हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा अगर आप वो 80,000 करोड़ ही माफ कर दोगे तो, जबकि 15 लाख करोड़ में आप कुछ 1,500 को बेनिफिट दे के राजी हो रहते हो। तो ये वाला जो एक्सप्लोटेशन चला हुआ है ना, ये जब तक नहीं थमेगा तब तक आप अपनी सॉफ्ट पावर का स्वच्छंदता से उस तरीके से यूज कर ही नहीं सकते जैसे ये लोग करते हैं। थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आज का सेशन इस बात पे टिका कि दुनिया तो अपने हिसाब से धन कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए कुछ भी करेगी, उसके बीच में मानव फंसा हुआ होगा, वर्कफोर्स भी फंसी हुई होगी, और जैसा भी होगा भारत में उसमें सबसे ज्यादा हुआ। और माइंडसेट की भी लड़ाई है। मैं स्टार्टअप की स्टडी कर रहा था, इन्होंने करीब 1 लाख के करीब स्टार्टअप की कहानी गाई, और इसमें से 90% स्टार्टअप बंद हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज इस लेवल से नहीं है कि किसी को आप खड़ा करने के लिए चाहो, किसी बच्चे को आप थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं करो तो वो स्टैंड नहीं होता है। छोटे बच्चे के लिए कभी वो मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। मेरे गांव में एक हमारी बड़ी प्यारी बढ़िया फैमिली, मतलब पीढ़ियों से रही हमारी, वो हमारे साथ ही रही कनेक्ट में, और हमारे साथ रही। उस पीढ़ी को वो 2 पीढ़ी पहले दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, उनके मकान है गांव में हमारे, उनको कभी वो मकान बेचने की नौबत नहीं आई थी। मतलब जो व्यापारियों की भी बता रहा हूँ कि ये कितनी हितैषी है, उसका भी एक ढकोसला है इनका। उन व्यापारियों को वहां पे 40 साल हो गए थे दिल्ली में रहते हुए। अब उन्होंने मकान बेचा उनका, अभी जब ये लास्ट ईयर बेचा, और वो हमें बेच के गए हैं। कारण क्या? कि भाई 10 साल में मोदी ने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, हम तो झाड़ लिए। मतलब दिल्ली में बैठा बढ़िया व्यापारी भी अगर अपनी पीछे की प्रॉपर्टी बेच के अपने काम चलाने पड़ रहे हैं, तो कहाँ क्या किसका भला कर रहे हैं ये? जिसकी सरकार बोलते हैं कि भैया ये तो व्यापारियों की सरकार है, अगर व्यापारियों की ये हालत है कि उनको पीछे की प्रॉपर्टी बेच के अपने काम चलाने पड़ रहे हैं। नहीं, देखो फूल कुमार जी, ये मोदी कई बातों में बहुत सच बोलता है, और विशेष तौर से मैं संसद में सुनता हूँ। वेल्थ क्रिएट का मॉडल इसने क्रिएट कर दिया कि वी विल रेस्पेक्ट द वेल्थ क्रिएटर। अब ये जो डिमांड सप्लाई की थ्योरी थी उसको खत्म करके इसने अब वेल्थ क्रिएटर जो थे वो संख्या में इसको 2 ही मिले, तो इन्होंने दो वाला कर दिया। नहीं गया ना इनके दिमाग में, कहीं ना कहीं वो गोलवलकर वाली बात है, जो गोलवलकर ने लिखा था, वो है, दो को दे दो भैया। हम तो चिंतन एक प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं, चिंतन कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो अब थ्योरी सिर्फ राम प्रसाद जी वाली थ्योरी जो है जिसको हम ढो रहे हैं कि यार जी लो और कुछ नहीं है, तो बस इससे ज्यादा कुछ लग ही नहीं रहा, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। व्यापारी वर्ग भी शर्माता हुआ नहीं बोल रहा है, ये तो मेरे जानकार एक व्यापारी बढ़िया की कहानी है, ये पता नहीं, ये फैक्ट है, ये सब रो रहे हैं, अंदर रो रहे हैं, ये लाइन उधर जा रही है, वही तो बता रहा हूं। सुवालाल जी, कुछ आप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो हमारे 2-4 मिनट के अंदर फिर हम इसको सम अप करेंगे। कोई बात आपके माइंड में कोई आई हो, नई कोई क्रिएट हुई हो, तो आप अपनी बात को, और किसी साथी के भी हो तो हैंड रेज कर दें। देखिए, जो टॉपिक आपने रखा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, तो देखिए वॉइस का मतलब ये है कि एक सॉफ्ट शब्द है, लेकिन ये है तो हार्ड भी। पावर इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि पावर ऑफ या लीडरशिप भी कह सकते हो। तो पावर ऑफ या लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ है। तो देखिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है एक वॉइस बनने की या एक लीडर बनने की, वो ये होती है कि आप दुनिया में जब आप से, जैसे भारत से दुनिया के लोग जो ग्लोबल साउथ में, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कल आसाम राइफल गया था, वहां से मेरे को एक पॉइंट, मतलब वैसे मैं जानता हूँ लेकिन वहां हम चर्चा ये कर रहे थे कि म्यांमार में जो एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया दुनिया में कहता है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो फिर म्यांमार में जो एथनिक ट्राइबल लोग हैं, जो इंडिया के बॉर्डर वाले एरिया है, उधर थाईलैंड के साथ है, वो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी जब म्यांमार में होते तब भी हम हमारे राइट के लिए लड़ना पड़ता है,
और जब मिलिट्री रूल आता है तब हमें हमारे सिविल राइट के लिए लड़ना पड़ता है, मतलब बेसिक राइट के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो भारत एक बड़ा डेमोक्रेसी नेबर में है, तो हम इस मामले में क्यों नहीं हेल्प करता है। तो जो दुनिया भारत से जो उम्मीद करती है वो है सॉफ्ट पावर की, कि भारत दुनिया के देशों को, लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यू में, ढांचे में, राइट्स में लाए और उसके लिए वहां के लीडर्स के साथ इस तरीके का करे, पॉलिटिकली कोऑपरेशन करे। तो लेकिन ये इंडिया रोल नहीं कर रहा है। तो जब तक इंडिया दुनिया के जो छोटे देश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है या यहाँ पर क्लाइमेट के भी इश्यू है, ऐसे देश वहां की जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया से वो पूरी नहीं करोगे तब तक आप वॉइस नहीं बन सकते हो। खाली इकोनॉमिकली रूप से आप कह दो कि हम ये सोलर अलायंस कर रहे हैं, हम ये बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, हम ये ट्रेड रूट का मतलब कि कोऑपरेशन कर रहे हैं, ये सलूशन नहीं है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने का। जो मैंने बताया वो है कि दुनिया के जो लोग जो उम्मीद करते हैं इंडिया से वो पूरी करिए आप, हेल्थ में करिए आप। देखिए दुनिया में भारत है वो हेल्थ का लेके एक सेंटर बन सकता है, एक पावर हाउस बन सकता है, लेकिन इसमें भारत कुछ सीरियस रूप से इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है। ये जैसे आपने बताया कि तंजानिया में आईआईटी खोल दिया है, आपको ताज्जुब होगा कि उस आईआईटी में पढ़ाने वाले लोग सारे एनआरआई आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो अभी यहाँ मिजोरम यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में है, वो तंजानिया से ही आया है, यहाँ ज्वाइन किया है। तो वो बता रहे थे कि वहां पर कोई ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जाके यहाँ से रिक्वायरमेंट होगा यहाँ के लोग जाएं, वो पहले से ही एनआरआई है जो ऐसे चाह रहे हैं, ये और भी खुलने वाली है ऐसी। ये तो ये सोचे कि किनके लिए ये एजेंडा हो रहा है, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने के लिए किनके लिए हित पूरे किया जा रहा है। देखिए इसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में जो हित है वो सबसे बड़ा है कि जो मोदी जी के चहते जो है, जैसे आपने कहा है कि कौन सा शब्द काम में लिया था, उनका भी देखना है हित, उनका भी इन्वेस्टमेंट वहां देखना है। और तंजानिया तो सबसे बड़ा है, मोजाम्बिक और तंजानिया, जहाँ पर और नामीबिया, यहाँ पर इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हितों को वहां पर सिक्योर करना है, इसलिए ये वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल की बात हो रही है। चलो बहुत ही सीरियस बात कह दी सुवालाल जी आपने कि हमारे लोगों के लिए वहां उनकी वॉइस बन के, भारत में तो वॉइस है ही, बाहर थोड़ा वॉइस करके जाने की तैयारी है। और यहाँ के जो भी इनके चेले हैं, बड़ी जो हैं वो लोग वहां जाएंगे और अपनी दुकानदारी वहां चलाएंगे। सॉफ्ट पावर से मतलब नहीं है, चाइना का हार्ड पावर का तो अपने पास में पावर नहीं, और सॉफ्ट पावर के अंदर हम जो कुछ हेल्प करने के मानसिकता में जा नहीं रहे हैं। और वो जो नेहरू का वो एरा था जहां हम कुछ ऐसे माने जाते थे, वो बनने की नकल है, लेकिन वास्तविकता में वो चीज है नहीं, रियल में है नहीं। और अमेरिका के शे पे हम नाचने के लिए वहां जा रहे हैं या इनके व्यापारियों के धंधे के लिए जा रहे हैं, वॉइस बन रहे हैं। तो ठीक है, जो भी हो, हमारा आज का कंक्लूजन तो यही निकलता है। और किसी साथी का कोई पॉइंट है तो ठीक है, वरना मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, और थैंक यू।